गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज शुभ्रा रंजन आपके सामने PYQ के थ्रू क्वेश्चन आयर लेकर आया है, जिसमें यह है कि कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाए। तो हम हरीश कुमार मिश्रा आपको क्वेश्चन आंसर या PYQ के माध्यम से पूरे हिस्ट्री पर हम चलेंगे। तो आज जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप चलिए उस पर देखते रहिए, जिससे कि आपके तैयारी में, जैसे जो कि एग्जाम आ रहा है सामने, जो भविष्य में एग्जाम है, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने का सही कालानुक्रम क्या है, यानी व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। क्लियर? तो देखिए कि इसमें क्या है कि सोने का सिक्का, पहला है क्रोनोलॉजी सोने का सिक्का, दूसरा है पंचमार्क चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल और चौथा है शहरी संस्कृति, यानी गोल्ड कॉइन, पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लाउ एंड अर्बन कल्चर। तो सबसे पहला इसमें कौन होगा? सबसे पहला अगर देखें तो वो है शहरी संस्कृति। शहरी संस्कृति का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन कल्चर था, ट्रेडिंग लोग थे वहां पर, मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा था। और व्यापार के लिए लोथल का जो डॉकयार्ड मिला है, तो डॉकयार्ड से ये बात पता चलती है कि यहाँ पर से क्या हो रहा था कि पानी के यानी जल के माध्यम से व्यापार हो रहे थे। लोथल से डॉकयार्ड मिला है, तो यानी शहरी संस्कृति। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 3300 BC से लेकर और 1700 BC तक हम आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अर्बन कल्चर है, अर्बन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। दूसरा है लोहे का हल, यानी आयरन प्लाउ। आयरन प्लाउ का मिलना, तो आयरन प्लाउ का जो पहला एग्जाम्पल आपको मिलता है, पहला एविडेंस मिलता है, वो अतरंजी खेड़ा से मिलता है और लगभग 900 to 800 ईसा पूर्व से आसपास इसको मिलता है। तो ये होता है 900 to 800 BC और ये इसका देखिए टाइम पीरियड 3300 to 1700 BC। अब उसके बाद आप देखेंगे तो पंचमार्क कॉइन, तो पंचमार्क कॉइन को देखेंगे तो ये कब आता है, मगधन, जब मगध एम्पायर डेवलप होता है, यानी बुद्धिस्ट काल 6th सेंचुरी ईसा पूर्व। ये उस समय क्या होता है कि पंचमार्क कॉइन की बात आती है 6th सेंचुरी BC। और उसके बाद आता है सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के कब आते हैं? तो सोने के सिक्के आते हैं, पहली बार आता है इंडो ग्रीक जो आए थे, यानी बिम कटफिशेस। बिम कटफिशेस वो पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाया था। तो वो 1st सेंचुरी के आसपास वो आता है, 1st सेंचुरी BC के आसपास आता है। तो सोने के सिक्के, तो कह सकते हैं कि पहला क्रम क्या है, पहला है A1, ये है 1, फिर आता है आपका 2, फिर ये होगा 3, ये होगा 4। यानी आंसर क्या, कुछ आंसर क्या सही है? तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, 4 3 2 1। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir। तो आप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक पुरास्थल है जिसका नाम है धौलावीरा। तो धौलावीरा में हमको एक ह्यूज रिजर्वायर मिलता है, डैम मिलता है, जलाशय मिलती है। तो वहां से हम इसका आंसर देखेंगे क्या कि क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसमें बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण और जुड़े हुए जलाशयों में पानी को चैनलाइज किया जाता है। तो ये है धौलावीरा, यानी आंसर आपका होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है कि जलाशय, रिजर्वायर का एविडेंस हमें कहां से मिलता है, तो वो है धौलावीरा। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन।
तो थर्ड क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, क्या है धर्म भाई? तो ऋग्वैदिक जो आर्यन थे उनका धर्म क्या था? तो उनका धर्म बेसिकली वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? दे वर वर्शिपर ऑफ नेचुरल फोर्सेज, यानी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। ठीक है, और प्राकृतिक शक्तियों की जैसे कि जल है, तो लेकिन प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ क्या है? जल को यानी वर्षा को कौन कंट्रोल करता है? इंद्र कंट्रोल करता है। फिर आग है, आग को कौन कंट्रोल करता है? तो अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, यानी मनुष्य और ईश्वर के बीच में मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है? अग्नि निभाता है, यानी यज्ञ। तो इसमें जो आप देखेंगे कि प्रकृति, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ये इसका सही आंसर है कि वर्शिप ऑफ नेचर यानी नेचुरल फोर्सेस की वो पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। और प्राकृतिक शक्तियों को कंट्रोलर कौन था? तो उस समय अगर ऋग्वैदिक आर्यन की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यन इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, ये लोग क्या थे? उनके मुख्य देवता थे। और अग्नि के क्या माध्यम था? यज्ञ। यज्ञ क्या होता था? तो यज्ञ हम जब आहुति डालते हैं तो आहुति क्या होती है? तो आहुति एक तरह से मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, यानी प्रकृति की पूजा और यज्ञ। यही वैदिक आर्यों का प्रमुख मुख्य रूप से धर्म का स्वरूप था। ठीक है, इनके धर्म स्वरूप क्या था? प्रकृति की पूजा और यज्ञ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आप जानते हैं कि अग्नि की कितनी बार ऋग्वेद में चर्चा की गई है? तो 200 हाइम्स किसके लिए समर्पित है? अग्नि के लिए। इंद्र के लिए 250 हाइम्स समर्पित है ऋग्वेद में। तो देखिए, या भी देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का डेडिकेशन है, कितने मंत्र डेडिकेट किए गए हैं? तो 250 हाइम्स ऐसा है जो केवल इंद्र को समर्पित है, और अग्नि के लिए 200 हाइम्स है। तो ये भी साथ साथ करते चलिएगा। ठीक है, अब हम आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अब का क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब देखिए, अस्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। थर्ड है, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवित्व करण ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, यानी अस्थविरदियन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, लोकोत्तरवादियन सेक्ट वाज एन offshoot of Mahasanghik sect of Buddhism. The deification of Buddha by Mahasanghik fostered by Mahayana Buddhism. अब ये आपके सामने है, तो ये देख लिए, अस्थविरवादी जो थे ये बेसिकली क्या थे? अस्थविरवादी जो थे वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे, क्योंकि ये लोग वो थे जो बुद्ध के शिक्षाओं में या बुद्ध के द्वारा दिए गए जो संघ की नैतिक शिक्षा थी उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते थे। तो वो लोग कहलाते हैं अस्थविरवादी। ये बेसिकली अस्थविर और महासांघिक की जो चेंजेज हैं, ये चेंजेज आपको कहाँ मिलते हैं? तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसका अध्यक्ष कालाशोक के समय में हुआ था और अध्यक्ष इसका सभा करीम था। तो उस समय अस्थविरवादी और सर्वास्तिवादी दो बौद्ध धर्म के दो धाराएं बटी थी। तो यहां पर लिख सकते हैं कि बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू टू, एक था अस्थविर और दूसरे थे सर्वास्तिवादी। तो अस्थविर वो थे जो बुद्ध के शिक्षाओं में बिल्कुल चेंजेज नहीं चाहते थे, वो उसको एज इट इज फॉलो करना चाहते थे। और जो सर्वास्तिवादी थे ये उनके शिक्षाओं में परिवर्तन चाहते थे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे कि जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को अपने पेरिफेरी में, अपने छाते के नीचे लेकर आ जा सके। तो ये अस्थविरवादी। तो पहला जो सेंटेंस है कि अस्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, गलत। अस्थविरवादी
महायान बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? हीनयानवादी से संबंधित है। अब लोकोत्तरवादी संप्रदाय यानी जो लोकोत्तरवादी बौद्ध धर्म के महारंग, अब लोकोत्तरवादी मतलब क्या हुआ कि सभी लोगों को, मतलब अधिक से अधिक लोगों को अपने महायान बौद्ध में यानी बुद्धिज्म में लेकर आए। तो महासांघिक जो लोकोत्तरवादी था वो बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा है महासांघिकों द्वारा बुद्ध को दैवित्वीकरण ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। तो महायानी जो थे क्या है, बुद्ध को ईश्वर मानते थे। महायानी जो थे क्या थे, बुद्ध को ईश्वर मानते थे, जबकि हीनयान बुद्ध को ईश्वर नहीं बल्कि एक ग्रेट इंटेलेक्चुअल मानते थे, महापुरुष मानते थे। महायानी का जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था, जबकि अगर हम हीनयान की बात करें यानी हीनयानवादियों की बात करें तो उनकी लैंग्वेज पाली ही थी, जो कि बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जिस लैंग्वेज में लोगों को अपनी शिक्षाओं से सराबोर किया तो वो लैंग्वेज थी पाली। तो धीरे धीरे, और बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण अगर कहें तो वो भी महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही आता है। कहने का मतलब है कि महासांघिकों द्वारा बुद्ध को क्या बना दिया गया, देवता बना दिया गया, ईश्वर बना दिया गया। तो महायान बौद्ध, ये भी सही है। यानी आपका आंसर जो सही है वो क्या है, 2 और 3 सही है। क्या सही है, 2 और 3 इसका आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मणवादी विचारधारा के व्यक्ति था। तो वो किसी न किसी तरह से, एक तरह से जो अशोक के द्वारा बुद्धिज्म को अपनाया गया, तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में इस सब चीजों से एक विरक्ति थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी जब बृहद्रथ सेना का निरीक्षण कर रहा था, इंस्पेक्शन कर रहा था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और सिंहासन ग्रहण के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि अंतिम शुंग वंश का जो शासक था देवभूत थी, उसकी हत्या किसने की थी, वासुदेव कर्ण ने, उसके एक अमात्य था, उसने हत्या की और हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना किया था। और तीसरा है कि कर्ण वंश के अंतिम शासक को आंध्रो यानी सिमुक का नाम आपने सुना होगा, जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो अंतिम कर्ण वंश के अंतिम शासक को आंध्रो ने क्या किया, पदच्युत कर दिया। तो इस तरह ये तीनों जो स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप चीजों को और समझते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा से जुड़ा नहीं था, यानी मेडिकल साइंस से जुड़ा नहीं था। तो देखिए, पहला है धनवंतरी, बिल्कुल जुड़े हैं। गुप्ता एम्पायर में देखेंगे धनवंतरी वैद्य है, फिजिशियन है। फिर से चरक भी क्या है, मेडिकल साइंस के एक तरह से जन्मदाता इनको माना जाता है। और तीसरा है, चौथा है सुश्रुत को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी। तो इस तरह का है कि धनवंतरी, चरक और सुश्रुत, ये तीनों क्या है, मेडिकल साइंस से जुड़ा है। क्वेश्चन क्या है कि नहीं जुड़ा है, नहीं है, यानी नहीं कौन है, यानी भास्कराचार्य नहीं है। यानी योर आंसर वुड बी भास्कराचार्य, कि भास्कराचार्य मेडिकल साइंस से नहीं जुड़े हैं। क्लियर? ये देख लीजिए, ये दोनों को अगर देखेंगे तो ये कब थे, ये कुषाणों के समय भी थे, कुषाण के समय थे, और ये धनवंतरी गुप्ता पीरियड में थे। ठीक है, क्लियर? तो धनवंतरी, चरक और सुश्रुत ये मेडिकल साइंस से जुड़े हैं। क्वेश्चन है कि कौन नहीं जुड़ा है, तो वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य इससे नहीं जुड़े हैं। फिर तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में जबरन श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात
अब जबरन श्रम का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। क्या होता है? फोर्स्ड लेबर, यानी एक तरह से बलात् श्रम, बेगार श्रम। तो एक तरह से गुप्त काल में क्या था? गुप्त काल के दौरान एक कर था, उस कर को क्या कहते थे? विष्टि कहते थे। क्या कहते थे? विष्टि। तो विष्टि एक कर है जिसे कहते हैं फोर्स्ड लेबर, यानी बलात् श्रम। क्या कहते हैं? बलात् श्रम। तब ये था कि इस राज्य के लिए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, लोगों द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। तो ये इसका सही है। यानी और दूसरा क्या, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और ये जबरन मजदूरों को साप्ताहिक मजदूरी का हकदार माना जाता था। मजदूरों के सबसे बड़े बेटे को जब, ये नहीं, क्या सही था? इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। क्लियर? तो ये क्या था? विष्टि क्या थी? विष्टि एक प्रकार की कर थी जिसे बलात् श्रम या बेगार मजदूरी कहा जाता है, और इसे कर के रूप में लिया जाता है कि अगर आप कर नहीं दे पा रहे हो तो राज्य के लिए कुछ आप बेगार श्रम करिए जिसका आपको पैसा या मजदूरी नहीं मिलेगी। तो ये क्या था? एक तरह से राज्य के आय का एक स्रोत था। ठीक है? और ये क्या था? विष्टि। इसका क्या नाम है? विष्टि। ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि गुप्तों के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हर्षवर्धन के उदय तक निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी भारत में सत्ता में था? तो आप ध्यान रखिए कि जब गुप्त साम्राज्य डिक्लाइन करता है तो उसके खंडहर पर छोटे छोटे राज्य क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं, विकसित होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि गुप्तों में अगर आपको देखा जाए तो उसमें एक सामंतवाद, एक नया परिपाटी चल निकला था। सामंतवाद कैसे डेवलप हुआ था? तो सामंतवाद में फ्यूडलिज्म, बात मैं कर रहा हूं, तो फ्यूडलिज्म कैसे डेवलप हुआ था? तो गुप्तों के समय में या कुषाणों के समय में सैलरी के बदले लैंड ग्रांट की जाती थी। जैसे मान लीजिए कोई कमांडर है, सेना नायक है, तो उसे सैलरी के बदले क्या दी जाती थी? उसे सैलरी के बदले लैंड ग्रांट की जाती थी, और उस लैंड पर उसे सभी प्रकार की अधिकार दे दिया जाता था, क्योंकि उस पर राजस्व असूल कर और अपनी सैलरी उससे निकाल कर और रेस्ट जो अमाउंट होता था वो राजा को पहुंचा देना, और उस पर कर को लगाना, कर को उठाना, उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसिंग भी रखना। तो इस तरह धीरे धीरे क्या होता था कि वो जो व्यक्ति होता था जिसको लैंड ग्रांट होती थी वो उसे क्या कहते थे? सामंत कहा जाता था। उस शब्द आया सामंत। तो सामंतवादी जो सिस्टम डेवलप हुआ, तो जैसे ही गुप्ता साम्राज्य यानी एक सेंट्रल सॉवरेन पावर डिक्लाइन किया, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में वो जो लोग थे जिनके पास इस तरह की लैंड ग्रांट थी, या उनके पास जो 5 गांव 6 गांव जिनको मिली थी, उनके सैलरी के बदले वो लोग क्या किए? अपने आप को वहीं पर राजा के जैसा बिहेव करने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे वो अपना क्षेत्र डेवलप करके और उस पर राजा के जैसे काम करने लगे। तो कहा जाता है कि गुप्तों का जब डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइन के बाद पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, उत्तर भारत में देखें या दक्षिण भारत की बात करें, तो उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का डेवलपमेंट हो गया। जैसे उत्तर गुप्त, अगर मगध की बात करें तो उत्तर गुप्त, देखिए ये गुप्ताज ऑफ मगध, ये उत्तर गुप्त। फिर देखिए पुष्यभूत या थानेश्वर, थानेश्वर मतलब कहां पे है? हरियाणा के पास है। फिर मौखरी ऑफ कन्नौज, कन्नौज के मौखरी। फिर आप देखिए ये कहां जाएगा? ये दक्षिण भारत है। ये कहां है? ये साउथ इंडियन राज्य है। ठीक है? तो दक्षिण भारत। ये अगर मालवा की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं साउथ से कनेक्टेड है। फिर से मैत्रक ऑफ वल्लभी, यानी वल्लभी कहां पर है? गुजरात में है। तो आंसर सही क्या होगा? आंसर आपका होगा कि मगध के गुप्ताज, उत्तर गुप्त, फिर से थानेश्वर के पुष्यभूत, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। 1 3 4 6, 1 3 4 6, यानी आंसर आपका होगा बी। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है? और देखिए इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आईएएस में
कि गुप्त साम्राज्य के खंडहर पर कौन कौन से छोटे छोटे राज्य डेवलप हुए थे। तो ये था आपका, इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि मगध के उत्तर गुप्त, फिर से थानेश्वर के पुष्यभूत, कन्नौज के मौखरी और मैत्रक के बल्लभी के मैत्रक। ठीक है, तो आंसर क्या सही हुआ इसका? 1 3 4 6 यानी बी। आंसर क्या होगा इसका? 8वां का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 9वां क्वेश्चन। कवि कालिदास का नाम किसमें वर्णित है? यानी कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहां पर कवि कालिदास का वर्णन मिलता है? अब बात यहां पर आती है, तो एक देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो आप जानते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के समय हरिश्चंद्र ने लिखवाया था। हरिश्चंद्र ने लिखा था इसको और किस शैली में? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख चंपू शैली में लिखा गया था। चंपू शैली क्या होता है? पद्य और गद्य दोनों भाव में। और किसने लिखा था? कंपोज्ड बाय हरिश्चंद्र। और राजा कौन था इसमें? समुद्रगुप्त। ठीक है, लेकिन इसमें कालिदास का वर्णन नहीं है। फिर से एहोल, तो एहोल शिलालेख ऐसा है कि जो रिटेन बाय रविकीर्त के द्वारा लिखा गया है। और इस समय शासक कौन था? चालुक्यन शासक, चालुक्यन रूलर था, जिसका नाम है, इसमें बेसिकली कौन है एहोल शिलालेख में? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड के जो युद्ध जीता था उसके बारे में, नहीं पुलकेशिन सेकेंड के एक तरह से प्रशस्ति पत्र है। ठीक है, और लिखा किसने था? रविकीर्त ने लिखा था एहोल शिलालेख। और इसी में कालिदास और भारवी दो कवियों का नाम उल्लेख किया गया है। इनको कहा गया है कि ये उत्तर भारत के दो महान संस्कृत के कवि हैं। कौन कौन? कालिदास और भारवी। ठीक है, याद है? तो यह होल शिलालेख ऐसा शिलालेख है जिसमें कालिदास के बारे में चर्चा की गई है। और इसी शिलालेख में यह भी वर्णित है कि किस तरह पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस तरह पराजित किया था, यह भी एहोल शिलालेख से ही आपको जानकारी मिलती है। फिर से पुलकेशिन द्वितीय किस तरह पल्लवों पर कांचीपुरम में वो करता है, अटैक करता है। तो ये सारी जानकारी पुलकेशिन सेकेंड जो चालुक्यन किंग था, इसके बारे में सारी जानकारी आपको कहां से मिलती है? ऐहोल शिलालेख में मिलती है। और यहीं पर कालिदास और भारवी की भी चर्चा की गई है। क्लियर? और हनुमा कोंडा जो लेख है काकतीय वंश से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? काकतीय वंश से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। बी आंसर सही है, क्योंकि उसी ऐहोल शिलालेख में कवि कालिदास और भारवी की चर्चा की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें जो शब्द है, जैसे एरी पट्टी शब्द है, तो भाई ये सही है। अब इसमें क्या करना है? आपको मैच करना कि इसमें सही क्या है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है। कभी कभी वो कहता है कि इसमें सही नहीं है, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो ये सब चीजों पर ध्यान रखिएगा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो क्या कहता है कि एरी पट्टी पहला शब्द है। एरी पट्टी का सब कहां से संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित शब्द है। तो ये लैंड है रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। तो एरी पट्टी एक स्पेशल लैंड होता है, विशेष भूमि होती है, और वहां से जो राजस्व निकल के आता है, उस राजस्व का खर्चा कहां करते हैं? तो जो जलाशय होता है उन जलाशयों के रख रखाव पर खर्चा करते हैं। ठीक है, तो एरी पट्टी भी सही है। लैंड है, एक स्पेशल लैंड है, और रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज, जिससे प्राप्त राजस्व को गांव के तालाब के रख रखाव के लिए अलग रखा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए बेसिकली ये है कि ये जो एरी पट्टी है ये एक स्पेशल लैंड है। यहां से प्राप्त राजस्व को क्या करते हैं कि विलेज टैंक
जो जलाशय है उसको मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, ये अलग रखने वाली बात नहीं है, इसको खर्च कहता है, इसी पर खर्च किया जाता है, अलग रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि तन्यूर्स, विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण। बिल्कुल सही है। जो तान्यूर नाम का चीज है, जो तान्यूर शब्द है, इसका मतलब होता है कि वो गांव या तो किसी एक ब्राह्मण को दिया गया हो या ब्राह्मणों के समूह को दान में दिया गया हो, तो ये भी सही है। और तीसरा होता है घटिकास। तो घटिका क्या है? ये बेसिकली अगर हम चालुक्यन में जाएंगे, पुलकेशिन या चालुक्यन शासकों में जाएंगे, तो वहां घटिका जो शब्द यूज होता था वो बेसिकली कॉलेज के लिए होता था, यानी कॉलेज या विद्यालय या स्कूल से संबंधित होता था, जो मंदिरों से अटैच होता था, जो मंदिरों से क्या होता था? अटैच रहता। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे तो मोटा मोटी अगर देखें तो इसमें सही जो है 10वां का जो सही आंसर है 10वां के तीनों आंसर सही हैं। इसमें आंसर 1 3 लगाया गया है, लेकिन इसके तीनों आंसर सही हैं। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये तीनों सही हैं, इसके 1 2 3 तीनों सही। क्लियर? अब आगे देखते हैं, इसके उस पर मत जाइएगा, ये तीनों सही हैं। अब आइए ये देखिए, तो ये आप जानते हैं कि निम्नलिखित युग्म है, और युग्म में क्या रखा गया है कि जो 3 संगम हुए थे दक्षिण भारत में, वो कहां कहां हुआ था, तो उसी के बारे में चर्चा किया गया कि फर्स्ट मदुरई में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे संत अगस्त्य और तुल्कापियर। दूसरा है, सेकंड है कपादपुरम संत अगस्त्य, और तीसरा है मदुरा नक्कीरर। तो 3 संगम हुए थे, तीनों सही है। ठीक है, तो ये क्या है? तीनों सही है। मदुरा में अगस्त्य थे 11वां के आप देखेंगे तो ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों सही है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्यास नदी का प्राचीन नाम परसुणी है। नहीं, गलत। परसुणी नदी प्राचीन नाम है किस नदी का? रावी नदी का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है। याद रखिएगा, ये गलत पूछ रहा है, ये कौन रॉन्ग आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कि कौन गलत है। तो अब देखिए, ब्यास नदी का प्राचीन नाम परसुणी है, गलत है। ठीक है, तो ब्यास नदी बिल्कुल कहते हैं विपाशा नदी का नाम ब्यास है, और ब्यास और परसुणी नदी किसका है? ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। परसुणी रिवर एंशिएंट नेम ऑफ रावी नदी। ठीक है, तो क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत है, और स्वात नदी का प्राचीन नाम सुवास्तु है, ये सही है, और ये गलत है। यानी आपका आंसर कौन सा सही है? 1 सही है। तो केवल 1, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है, ये सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? 12th का आंसर होगा केवल 1, यानी 12 का ए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि प्राचीन भारत के दौरान विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम चुने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। अब देखिए, पहला है मैगस्थनीज, दूसरा है, अब इसमें मैगस्थनीज, ह्वेनसोंग, इत्सिंग और फायान। दूसरा दिया गया मैगस्थनीज, फायान, ह्वेनसोंग, इत्सिंग। तीसरा है मैगस्थनीज, ह्वेनसोंग, फायान, इत्सिंग। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या है? तो मैगस्थनीज कौन था? मैगस्थनीज था आपका, मैगस्थनीज कौन था? तो मैगस्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस के द्वारा भेजा गया एम्बेसडर था। ठीक है, जिसने इंडिका लिखी थी। जिसने क्या लिखा था? इंडिका। तो पहला है मैगस्थनीज, इसने क्या लिखा था? ये लिखा था इंडिका। ठीक है, और कब आया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एम्बेसडर था। यानी सेलुकस निकेटर का एम्बेसडर कहां था? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो पहला हो गया मेगास्थनीज। दूसरा हुआ कौन? तो फाहियान। दूसरा कौन है? फाहियान। इसने लिखा था फू ओ की। इसके टेक्स्ट का नाम क्या था? फू ओ की नाम था। और फाहियान कब आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये था आपका आया था गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तीसरा है वेनसोंग। वेनसोंग कब आया था? ये हर्षवर्धन के समय आया था। ये कब आया था? ये आया था हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन, इसने क्या लिखा था? इसने लिखा था सी यू की। इसके ग्रंथ का क्या नाम था? सी यू की था। और उसके बाद आया था चौथा, और चौथा था आपका इत सिंह। इत सिंह आया था आपके पल्लव एंड चालुक्यों के समय में आया था, ठीक है। तो क्रम क्या होगा? क्रम होगा मेगास्थनीज पहला, दूसरा फाहियान, तीसरा वेनसोंग और चौथा इत सिंह। कौन 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 इसमें है? तो देख लीजिए कि मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत सिंह। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये है बी। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत सिंह। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आते हैं दूसरा देखते हैं। इसमें साथ साथ ये भी देखेंगे, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, फाहियान ने फुओ की नामक टेक्स्ट लिखा था, वेनसोंग ने सीयू की नामक टेक्स्ट लिखा था, और इत सिंह पल्लवों और चालुक्यों के समय आया था। देखिए जो ये लोग थे ना, जो चाइनीज ट्रैवलर आ रहे थे, तो चाइनीज ट्रैवलर का जो मुख्य जो उद्देश्य था भारत में आने का, वो ये था कि बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना, बौद्ध की फिलॉसफी अध्ययन करना, और मोस्टली उसका अनुवाद करते थे। पहले तो यहाँ कुछ समय तक व्यतीत करते थे, फिर से इन ग्रंथों का बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने टेक्स्ट होते थे, जितने फिलॉसफी है बौद्ध धर्म का, उन सबको बारे में पढ़ना, लिखना, और कोशिश ये करते थे कि उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यहां से लेके जाएं। तो ठीक है, तो ये इनका क्रम था, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग और इत सिंह। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार। क्लियर? कि गौतम बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना। तो पहला है कि ही वॉज बोर्न इन द लुम्बिनी ग्रोव एज पर द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोक के शिलालेख के अनुसार उनका जन्म लुम्बिनी उपवन में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी गांव में हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और बौद्ध शिलालेख, अशोक के शिलालेख जो है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि रुमिनदेई अभिलेख इंस्क्रिप्शन से चर्चा की गई है, बताया गया है कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी जगह पर, स्थान पर हुआ था। और वहां जो उनके पिता थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। उनके पिता शुद्धोधन थे, वो शाक्य वंश से संबंधित थे या शाक्य वंश के प्रमुख थे। ये भी सही है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि गौतम बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बिल्कुल तीनों करेक्ट है, यानी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों करेक्ट है, यानी आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, कि अशोक के शिलालेख के अनुसार हम जान। अब बात यहां यह आती है कि अशोक के शिलालेख के अनुसार क्यों करते हैं? तो भाई 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था, यानी ब्राह्मी लिपि को रिवील किया था। तब हम जाने कि कोई मौर्यन मोनार्क भी था भारत में। तो 1837 से पहले हम ये नहीं जान 1837 से पहले हम ये नहीं जानते थे कि भारत में कोई मौर्यन सम्राट भी था। लेकिन ये जेम्स प्रिंसेप की देन है कि आप इस बात को जान पाए, और तब हम इन सब चीजों के बारे में जानना स्टार्ट किए। तब वहां से अशोक के शिलालेख के जो रुमिनदेई शिलालेख था उसके अनुसार हमने देखा कि अशोक का जन्म कपिल वस्तु के शाक्य कुल में हुआ था, और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। क्लियर? आंसर वुड बी डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
बिल्कुल सही बात है कि जैन सिद्धांतों के तो क्या है, स्यादवाद इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान हमेशा एक विशेष दृष्टिकोण के सापेक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी हम ज्ञान हम कैसे लेते हैं, सापेक्षिक लेते हैं। हम अगर एक कहते हैं कि वो व्यक्ति सुंदर है, तो वो व्यक्ति सुंदर कब हमें दिखेगा, जब उसके सापेक्ष कोई क्या हो, कोई कुरूप व्यक्ति खड़ा हो। वो व्यक्ति सुंदर है तो हम कैसे कहते हैं, किसी को आधार बनाकर कहते हैं। यानी अगर एक कहता है कि हमेशा एक विशेष दृष्टिकोण के सापेक्ष होता है, तो विशेष दृष्टिकोण, अब हम थोड़ा सा ऊपर तौर पर चल रहे हैं कि सापेक्ष क्या है। किसी भी चीज के बारे में हम जब ज्ञान लेते हैं ना, तो हम सापेक्षता का सिद्धांत लेकर चलते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज क्या होता है, कि कैसे हम जानते हैं कि ये गाड़ी तेज चल रही है। ये गाड़ी तेज कैसे हम जानते हैं, तब जानते हैं जब उसके बगल से कोई स्लो गाड़ी चल रही हो, धीमे गाड़ी चल रही हो, तब वो गाड़ी कहते हैं कि ये तेज चल रहा है। ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। तो सुंदरता क्या है, एक के सापेक्ष है। कोई व्यक्ति कुरूप खड़ा इसलिए है, यानी कह सकते हैं कि सुंदरता कोई डेफिनेशन नहीं है। ये भी कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज बिहोल्डर आइज। ब्यूटी किसके, आपके देखने वाले की आंख में होती है, भी तो हम कहते हैं। लेकिन हमेशा सुंदरता क्या होता है, सापेक्ष होता है। कोई भी चीज होता है, कोई भी ज्ञान जो होता है क्या होता है, कोई भी ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, सापेक्ष होता है। तो पहला होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, अनेकांतवाद धार्मिक बहुलवाद और गैर निरपेक्षता की अवधारणा की वकालत करता है। अनेकांतवाद, लेकिन नहीं, अनेकांतवाद में हम ये देखते हैं कि बहुलवाद, एक कोई धार्मिक जो चीजें होती है ना, उसमें कई धर्म अलग अलग जुड़े होते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है उसी विशेष धर्म पर फोकस करते हैं। भाई अगर हम देखें कि हम यज्ञ के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा ईश्वर की प्राप्त कर सकते हैं, तो वहीं अगर इस्लाम में हम बात करें तो इस्लाम में क्या है, निराकार ब्रह्म की उपासना करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिज्म में देखेंगे तो सही ज्ञान के आधार पर हम क्या करें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम जिस धर्म को, जिस पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं, हम उसी धर्म के सापेक्षता के आधार पर करते हैं। यानी उसी धर्म को मानते हैं, रेस्ट जो रिलीजन है उसको क्या करते हैं, गौर समझ लेते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कहता है अनेकांतवाद धार्मिक बहुलवाद और गैर निरपेक्षता की अवधारणा की वकालत करता है। सही बात है कि भाई बहुत सारे धर्म जुड़े हुए, लेकिन हम उसी धर्म को फॉलो करते हैं जो हमारा पर्टिकुलर धर्म होता है। तीसरा है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों ही एक परम सत्य के विचार को अस्वीकार करते हैं। तो हम बात क्या कह रहे थे, बात यही कह रहे थे कि कोई भी चीज, यानी कोई भी व्यवस्था अंतिम रूप से सत्य नहीं है। हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा अमीर है, तो हो सकता है कि उससे भी अमीर कोई व्यक्ति बैठा हो। हम ये कह दें कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो हो सकता है कि उससे भी ज्यादा कोई सुंदर व्यक्ति बैठा है। ये व्यक्ति बड़ा गरीब है, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा कोई गरीब हो। यानी कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, और यही सप्तभंगनीय सिद्धांत है। स्यादवाद का यही सप्तभंगनीय सिद्धांत है कि है भी नहीं भी है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है नहीं भी है अब व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो ये स्यादवाद के साथ सप्तभंगनीय सिद्धांत है। तो ये कहता है स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों ही एक परम सत्य के विचार को स्वीकार करते हैं। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी तीनों जो स्टेटमेंट हैं, तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी इसका आंसर क्या होगा, डी, 1 2 3। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब बात यह सांख्य संप्रदाय। तो सांख्य संप्रदाय पुरुष और प्रकृति के द्वैतवाद पर आधारित है। दूसरा है स्टेटमेंट कि योग संप्रदाय मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में शारीरिक अनुशासन पर जोर देता है। तीसरा है वैशेषिक संप्रदाय ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं। कौन कौन कि सांख्य संप्रदाय पुरुष और प्रकृति के द्वैतवाद पर। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य का शरीर दो चीज से बना है। अगर हम देखें तो शरीर क्या होता है,
शरीर में दो तत्व होते हैं, एक होता है शरीर का भौतिक तत्व जो कि शरीर दिख रहा है, और एक होता है ईथर। ईथर या एक अलुप्त चीज ईथर होता है, या उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो शरीर क्या होता है, शरीर दो चीजों से मिलता है, भौतिक तत्व और ईथर यानी सूक्ष्म शरीर। अब भौतिक तत्व जब मरते हैं तो क्या होता है कि जो भौतिक तत्व है, जो बना है शीतजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, और उसमें एक सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम कहते हैं सोल, आत्मा। तो क्या होता है, जब शरीर मरती है तो भौतिक तत्व समाप्त हो जाता है इसका, लेकिन जो ये सूक्ष्म शरीर है ये नहीं मरती। ईथर जो है वो नहीं मरता है, और क्या होता है कि एक शरीर से निकलकर और दूसरे भौतिक शरीर को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। यानी हम कहते हैं ना कि भाई आत्मा निकल गई, आत्मा निकल के क्या हुआ, दूसरे के शरीर को धारण कर लिया, और यही से पुनर्जन्म, यही क्या करता है, पुनर्जन्म की अवधारणा को रखता है, पेश करता है। क्या कहता है कि शरीर दो चीजों से बनी है, भौतिक तत्व और ईथर, सूक्ष्म शरीर। तो जब शरीर मरती है तो क्या होता है, भौतिक तत्व समाप्त हो जाता है, भाई हमारी शरीर समाप्त हो जाती है, लेकिन जो ईथर निकलता है उसमें से आत्मा निकलती है, वो सूक्ष्म शरीर, वो क्या होती है, एक शरीर से निकलकर और दूसरे भौतिक तत्व में प्रवेश कर जाती है, और यहीं से पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट सामने आता है। अर्थात कि सांख्य समुदाय पुरुष और प्रकृति के द्वैतवाद पर आधारित है, सत्य है, और योग संप्रदाय मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में शारीरिक अनुशासन पर जोर देता है। तो योग संप्रदाय क्या है, पतंजलि के योग संप्रदाय क्या है, यही तो है कि शरीर को अगर अनुशासित कर लिया जाए, चाहे बुद्धिज्म की बात करें किसी में, तो क्या है कि हम योग अनुशासन के द्वारा अपने शरीर को या अपने ज्ञान को सही दिशा में लगा सकते हैं, और तब हम क्या करेंगे, और तब हम मोक्ष को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वैश्विक समुदाय ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, गलत है। तो ये इसमें सही कौन है, सही इसमें है एक ये और दूसरा ये, यानी 1 और 2। कहने का मतलब है कि 16वां का बी आंसर सही है। क्या सही है, बी। करेक्ट आंसर क्या है, तो बी है। क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसको समझने की कोशिश करिए और फिर कौन करेक्ट है, पहले तो हम कंसीडर करेंगे, पहले विचार करेंगे तीनों स्टेटमेंट पर, और फिर देखेंगे करेक्ट कौन सा है। तो पहला है कि सेलुकस निकेटर सीडेड द टेरिटरीज ऑफ अराकोशिया, जेड्रोसिया एंड पारोपोमिसदाई टू चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जब सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध होता है, सेलुकस निकेटर पराजित होता है, तो अपनी पुत्री के साथ क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवाता है, और दहेज के रूप में उसे जेड्रोसिया, अराकोसिया, हेरात और ठीक है पैरोपोनिसदाई क्षेत्र को क्या करता है, ये गिफ्ट के रूप में देता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। देयर वाज अ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिटवीन मौर्यन डायनेस्टी एंड द ग्रीक रूलर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विवाह भी करता है ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में क्या होता है, युद्ध में वो पराजित होता है। कौन, सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर है कौन, तो अलेक्जेंडर के द्वारा। जब अलेक्जेंडर यहां पर अटैक किया था, तो लौटते समय बैक्ट्रिया के गवर्नर के रूप में सेलुकस निकेटर को स्थापित करता है, और वही सेलुकस निकेटर वहां पर शासन कर रहा होता है। कहां पर, एज ए गवर्नर बैक्ट्रिया पर। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में सेलुकस निकेटर की पराजय होती है, और पराजय के बाद सेलुकस निकेटर जेड्रोसिया, अराकोशिया, पेरिपोनिसदाई और हेरात क्या देता है, गिफ्ट के रूप में देता है, दहेज के रूप में देता है, और दोनों के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टैब्लिश होता है। तीसरा सेंटेंस है कि मैगस्थनीज वाज अपॉइंटेड एज द मौर्यन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ सेलुकस निकेटर। गलत। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत नहीं था, बल्कि
सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो कहां बैठा था, मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो क्या हुआ, ये और ये सही है, ये और गलत है। तो क्या सही होगा, 1 और 2, यानी आंसर 17 का क्या होगा आपका 1 और 2 ओनली, यानी ए। ठीक है, आंसर क्या सही होगा, ए सही होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 18 को। अब ये क्वेश्चन देखिए, कांची के पल्लवों के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बात सही है भाई, तो क्या है, और उसके बाद कि विद रेफरेंस टू द एमरजेंस ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, सिंह विष्णु को मामल्ला यानी महान योद्धा की शाही उपाधि मिली है। नहीं, सिंह विष्णु फाउंडर है पल्लवों के। देखिए, पल्लव की स्थापना पर या उनकी ओरिजिन पर बहुत सारे डिबेट है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग क्या है, अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो पल्लवों के एस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन पर बहुत सारा डिबेट है। ठीक है, तो ये मामल्ला का जो सिंह विष्णु की उपाधि नहीं थी, ये जान लीजिए, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। द पल्लवास वर इन कॉन्स्टेंट कंफ्लिक्ट विद द चालुक्यन, बिल्कुल सही है। चालुक्यन किंग वातापी यानी बादामी या वातापी का किंग पुलकेशिन सेकेंड था, और पल्लवों के बीच में कंटिन्यूअस अटैक होता रहता है, कंटिन्यूअस कंफ्लिक्ट बनी रहती है। और यहीं पर पुलकेशिन सेकेंड जब कांची पर यहां पर पल्लव पर अटैक करता है, वहीं पर वो मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलती रहती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कांची बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द पल्लवाज, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्यूट करेक्ट। कि पल्लवों का शासन होता है तो मामल्ल शैली, राज सिंह शैली, तो यानी टेम्पल आर्किटेक्चर का जो द्रविड़ा शैली था, द्रविड़ा शैली का इमरजेंस कह सकते हैं कि यहीं से पल्लवों के शासनकाल के अंतर्गत होता है। तो द्रविड़ा शैली का जो इमरजेंस होता है वो बेसिकली पल्लवों के अंतर्गत ही, पल्लवों के शासनकाल के अंदर में ही डेवलप होता है। तो यानी 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। 2 और 3 यानी बी आंसर, 18 के बी। समझ में आ रहा है कि जो द्रविड़ा शैली टेम्पल, जो द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट था या इमरजेंस था, वो पल्लवों के शासनकाल के अंतर्गत ही एस्टैब्लिश हुआ। उसमें राज सिंह शैली है, मामल्ल शैली है, बहुत सारा। ठीक है, और द्रविड़ा शैली के टेम्पल आर्किटेक्चर का जब कल्मिनेशन की बात अगर करते हैं तो कल्मिनेशन जाके चोलों के काल में होता है। जब आप बृहदेश्वरा टेम्पल देखते हैं, राजराजेश्वर टेम्पल देखते हैं, तो वो दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर। वो और दूसरा क्या था, और एक चीज और बता दें कि यहां पर जो पल्लव या चोलों काल में जो द्रविड़ा आर्किटेक्चर की मंदिरें थी, वो केवल धार्मिक स्थल नहीं था, वो कई तरह के कामों को सर्व करता था। जैसे बैंक के रूप में भी काम करता था, विद्या अध्ययन या विद्यालय के रूप में भी काम करता था, वो सोशल नॉर्म्स या जो सोशल रेगुलेशन था उसको भी स्टेब्लिश करके चलता था। यानी मंदिर कई तरह के फंक्शन को यहां पर सर्व करता था। क्लियर। तो ये दोनों स्टेटमेंट, पल्लव और कांची, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और इसलिए आंसर होगा आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां कि सारनाथ इज फेमस। सारनाथ इज द फेमस प्लेस। सारनाथ इज फेमस एज द प्लेस वेयर, क्या बुद्धा वाज बोर्न, गलत। कपिल वस्तु में लुम्बिनी में जन्म लिए थे। बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट, गलत। ये कहां लिए थे, बोध गया। ठीक है, गया में लिए थे। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, करेक्ट, ये करेक्ट है। अब बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, ये कुशीनगर में हुआ था। क्लियर, कुशीनगर में हुआ था, ये करेक्ट आंसर। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उन 5 दोस्तों को जो अलार कलाम के साथ जब महात्मा बुद्ध जब बुद्ध थे वहां पर, जो उनके गुरु थे अलार कलाम के वहां जब पहली बार बुद्ध पहुंचे, बुद्ध नहीं उस समय तो प्रिंस सिद्धार्थ थे, लेकिन सन्यासी वहां जब पहुंचे तो वहां पर 5 उनको ब्राह्मण साथी मिले। और लेकिन वहां पर बहुत दिनों तक रहने के बाद महात्मा बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली। महात्मा बुद्ध वहां से अलार कलाम के वहां से चल के कहां चले गए, तो गया चले गए।
और गया में जाकर उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो सीधे कहां पहुंचे, सारनाथ पहुंचे। और सारनाथ में जाकर उन 5 अपने फार्मर फ्रेंड्स को क्या किया था, उन्होंने अपनी ज्ञान से अभिभूत किया था। तो पहला उन्होंने उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था। और पहला उपदेश देने के कारण ही उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी पहला बौद्ध फर्स्ट सरमन को किस फिनोमिना से जोड़ते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी सही है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला कौन है, चंद्रगुप्त है, सेकंड बिंदुसार है, और थर्ड अशोक है। तो इसका आंसर क्या है, सी सही है। इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, with reference to the Indo-Greek, consider the following statements. They were the first to invade India at the beginning of the 2nd century BC. करेक्ट है, 2nd century BC के आसपास ही इंडो ग्रीक देखते हैं, शक है पहला इंडो ग्रीक आता है। हिंद यवन मिनांडर की बात कर लेते हैं, फिर से पार्थियन, शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण आते हैं। तो ये 2nd सेंचुरी में, ठीक है। दे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, बिल्कुल सही है कि आप देखते हैं कि अगर कुषाण शासक कुजुल कैटफिशेस की बात करें तो ही वॉज द फॉलोअर ऑफ सैविज्म। लेकिन अगर हम भीम कैटफिशेस की बात करें, सैवाइट है। लेकिन आगे चल के जब कनिष्क आता है तो कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय के फॉलोअर बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि दे पैट्रोनाइज्ड बोथ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। द मघेरा इंस्क्रिप्शन नियर मथुरा गिव द एविडेंस ऑफ देयर रूलर्स, बिल्कुल कहीं कहीं मोरा इंस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। ठीक है, तो मोरा इंस्क्रिप्शन या मघेरा इंस्क्रिप्शन ये आपको क्या करता है, इन रूलरों के बारे में, इन शासकों के बारे में आपको एविडेंस देता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 21वां का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। तो कौशाम्बी कहां पर, आज इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के आसपास कौन सी जगह थी, तो आपका कौन सा था, तो इलाहाबाद के आसपास था वत्स। ठीक है, तो वत्स की राजधानी आपकी क्या है, कौशाम्बी है। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी है, वत्स की। तो वत्स महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उसमें वत्स, जो इलाहाबाद के नीचे की जो सारा एरियाज है, वो वत्स बड़ा ही पावरफुल एक किंगडम था। जैसे 16 महाजनपद में देखें तो 4 महाजनपद ऐसे थे जो बड़ा ही पावरफुल थे। पहला मगध था, दूसरा वत्स था, थर्ड आपका अवंती था, और कौशल था। तो ये 4 महाजनपद क्या थे, बड़ा ही पावरफुल थे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द कैपिटल ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी वाज, कौन सा था, वत्सगुलम। क्या आंसर है इसका, वत्सगुलम है। पाटलिपुत्र जानते हैं, मगध की है। उज्जैन आपका अवंती, फिर से कांचीपुरम आपका पल्लवों का है। ये किसका है, मगध, फिर से उज्जैन, अवंती, फिर से कांचीपुरम, पल्लवाज, और ये क्या है, आपकी राजधानी वाकाटक डायनेस्टी की है। तो वत्सगुलम, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्लियर। अब इसमें करेक्ट कौन कनेक्टेड है, कौन करेक्ट है। तो देखिए, देवी चंद्रगुप्तम का राइटर कौन है, ये राइटर है विशाख दत्त। तो यानी ये क्या है, ये जो पेयर है गलत है, क्योंकि इसके राइटर है विशाख दत्त। अब आया हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य क्या है, न्याय चंद्र सूरी, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा है हमीर महाकाव्य का, तो न्याय चंद्र सूरी है, बिल्कुल सही है। ये एक सही आपका पेयर है। दूसरा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के राइटर कौन है, नागसेन है। तो मिनेंडर और नागसेन, मिनेंडर कौन है, इंडो ग्रीक रूलर था। जब भारत पर अटैक किया तो उसकी जो सामना हुआ तो बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुआ, और नागसेन और मिनेंडर के बीच में
जबरदस्त क्वेश्चन आंसर चला और मिनांडर इतना प्रभावित हो गया नागसेन से कि उसने मिनांडर से मिलिंद बन गया, यानी बौद्ध धर्म को एम्ब्रेस कर लिया, बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। और वो दोनों के बीच में जो क्वेश्चन आयर हुए थे, क्वेश्चन आंसर हुए थे, उन क्वेश्चन आंसर को संग्रहित करके क्या बना था, मिलिंद पनहो बना था। तो यानी ये नागार्जुन नहीं थे, नागसेन थे। इसे राइटर कौन थे, नागसेन, यानी ये गलत है। नीति वाक्य मित्रम सोमदेव सूरी, तो यानी सही कौन है, 2 और 4। करेक्ट आंसर क्या है, सी, 2 और 4। ठीक है, तो आपको बता दिया कि देवी चंद्रगुप्तम के राइटर कौन थे, विशाखदत्त थे, और मिलिंद पनहो के राइटर है नागसेन। बता भी दिए कि मिनांडर और नागसेन बौद्ध वृक्ष के बीच में, दोनों के बीच में क्या हुआ था, जबरदस्त क्वेश्चन आंसर हुआ था। क्लियर। तो अब नीति वाक्य मित्रम सोमदेव सूरी और हमीर महाकाव्य न्यायचंद्र सूरी, तो ये दोनों करेक्ट है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू द सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट बाय कौटिल्य, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। अब देखिए कि एक वेलफेयर स्टेट होने के क्या घटक होते हैं। तो चाणक्य ने सप्तांग थ्योरी दिया था। चाणक्य प्रोवाइडेड सप्तांग थ्योरी, ये वेलफेयर स्टेट के सप्तांग। अब सप्तांग में क्या क्या होता है, सप्तांग में पहले होता है किंग, फिर क्या होता है अमात्या, फिर क्या होता है जनपद, फिर क्या होता है फोर्ट या दुर्ग, फिर ट्रेजरी यानी कोष, ट्रेजरी के बाद 1 2 3 4 5 6 ये होगा। ट्रेजरी के बाद दंड यानी पुलिस, आर्मी। पुलिस क्या होती है, इंटरनल मेंटेनेंस के लिए होती है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, और एक्सटर्नल के लिए आर्मी होता है, ये दंड होता है। यानी राजा के पास क्या होता है, एक राजा जब होगा एक वेलफेयर स्टेट के लिए, तो पहले क्या होती है अमात्या मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर उनका एक पेरिफेरी होगा, एक जनपद होगा, एक टेरिटरी होगा, फिर से दुर्ग, राजा को सुरक्षित करने के लिए एक दुर्ग बनाया जाएगा, उस फोर्ट के अंदर, उस किले के अंदर राजा को रखा जाएगा। फिर क्या होता है ये ट्रेजरी यानी कोष होना चाहिए, फिर क्या होती है दंड होना चाहिए यानी पनिशमेंट, और उसके बाद फ्रेंड यानी मित्र। तो ये सप्तांग, दिस इज द सप्तांग थ्योरी। ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स है सप्तांग थ्योरी के। कौन कौन, किंग, अमात्या, जनपद, फोर्ट, दुर्ग, ट्रेजरी, दंड और मित्र। देखिए कितना रेलिवेंट है कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश हो, उसका मित्र देश होना चाहिए। जैसे देखिए कि भारत का एक जबरदस्त मित्र देश कौन है, तो रूस है। तो बिना मित्रता के आप नहीं चल पाएंगे। अफगानिस्तान जो अभी करंट में चल रहा है कि अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान भारत का एक मित्र देश है। यहां पर एक सिद्धांत लागू होता है कि जो शत्रु का शत्रु होता है वो क्या होता है, वो मित्र होता है। तो चूंकि हमारा शत्रु कौन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का शत्रु कौन है, अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान और भारत क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। तो इस तरह सप्तांग थ्योरी दिया था कि एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए, या एक स्ट्रांग राज्य की स्थापना करने के पीछे उन राज्य में 7 घटक होने चाहिए। कौन कौन, राजा होगा, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद होगा, उनका एक टेरिटरी होगा, दुर्ग होगा, ट्रेजरी कोष होगा, बिना कोष का कौन सा राजा होता है, दंड व्यवस्था होगी, और मित्र होंगे। ठीक है, बहुत लंबा है, इस पर चर्चा कभी करेंगे। तो अब देखना है कि इनमें कौन नहीं है। तो स्वामी अर्थात किंग, अमात्या, और धर्म नहीं है इसमें कहीं, और कोष। तो धर्म नहीं है, तो क्या कहता है, हिस्सा नहीं है, यानी इसमें इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 एलिमेंट ऑफ द स्टेट, यानी आंसर होगा धर्म। क्लियर। अब आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महमूद गजनवी फर्स्ट अटैक ऑन द चंदेल टुक प्लेस इन 1019 to 20 AD। बिल्कुल करेक्ट है। और महमूद गजनवीज कोर्ट हिस्टोरियन वॉज उत्बी, ये गलत है।
ठीक है। फिरदौसी वाज महमूद गजनवी कोर्ट पोएट, ये करेक्ट है। यानी स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन है? तो ये है, पहला है और तीसरा है। 26 के 1 और 3, यानी आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191 बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, करेक्ट। दूसरा, बैटल ऑफ चंदावर 1194 AD बिटवीन जयचंद एंड मोहम्मद गोरी, करेक्ट। इसमें जयचंद क्या हो गया था? पराजित हो गया था। देखिए यहां पर एक बात समझ लीजिए कि मोहम्मद गोरी को 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया और मोहम्मद गोरी फिर गजनी भाग गया, और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद कछवाहा शासक थे, दिल्ली कन्नौज के पास गढ़वाल शासक थे। तो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान जो शाकंभरी के चौहान थे, तो जयचंद के पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रेम संबंध था। लेकिन इस बात को जयचंद कभी स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट था, वो कन्फ्लिक्ट दिल्ली के अधिकार को लेकर था कि दिल्ली पर तोमरों का शासन रहेगा, तोमरों के अधीन रहेगा कि गढ़वालों या कछवाहों के अधीन रहेगा, गढ़वालों के अधीन। तो गहरवाल शासक जयचंद कहता था कि दिल्ली हमारा है, और पृथ्वीराज चौहान कहते थे कि हमारा है। इसी बीच से दोनों बीच में कन्फ्लिक्ट होता था, और उसी कन्फ्लिक्ट में एक देखा है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता थी, जिनका प्रेम था पृथ्वीराज चौहान से। जयचंद ने स्वयंवर रखा, और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक आदमकद मूर्ति बनाकर और एंट्रेंस गेट पर खड़ा कर दिया, उनको बेइज्जत करने, इंसल्ट करने की। ये बात जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता चली, पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता का हरण करके चले गए। क्लियर बात यहां हो गई। इस बात से और जयचंद नाराज होकर और क्या कर दिया, एक लेटर लिखवा दिया, किसको? मोहम्मद गोरी को, कि आइए और आपको मैं लोकल लेवल पर सपोर्ट करूंगा। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को ये एक तरह समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक विश्वास मिल गया, कॉन्फिडेंस मिल गया जयचंद के कहने पर। फिर मोहम्मद गोरी आता है और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी 1192 के सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, और उसके बाद 1194 में वो जयचंद यानी चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित करके मार डालता। कहता है मोहम्मद गोरी, जो अपने नहीं हुआ, जो अपनों का नहीं हुआ, वो मेरा क्या हुआ? तो जयचंद को उसी का दंड मिलता है, उस दुष्टता का दंड देता है मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी जयचंद को चंदावर के युद्ध में मार के खत्म कर देता है। तीसरा स्टेटमेंट है थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 AD बिटवीन इल्तुतमिश एंड कुबाचा। नहीं, थर्ड जो स्टेटमेंट है ये इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो इल्तुतमिश और यल्दूज के बीच में हुआ था, ताजुद्दीन यल्दूज के बीच में हुआ था। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही क्या है? एक फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो क्या दो सही है इसमें, यानी इसमें कौन सही है? दो स्टेटमेंट आपके सही। क्लियर, आंसर क्या होगा? बी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, करेक्ट। कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, वजीर दीवाने विजारत का प्रमुख था और वित्तीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। The wazir was the head of the Diwane Wazarat and was responsible for financial administration. Correct. वजीर होता था तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वजीर का मतलब तो प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। तो सल्तनत पीरियड में देखें तो वजीर का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो एक तरह से वो फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड होता था। दूसरा, दीवाने अर्ज वाज इन चार्ज ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड वाज हेडेड बाय द आरजे ममालिक। बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। बरीदे ममालिक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केट रेगुलेशन एंड प्राइस कंट्रोल। नो, गलत। सहनाए मंडी था, क्योंकि बाजार को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन ने जो मार्केट पॉलिसी बनाई थी, तो मार्केट पॉलिसी के समय उसने सहनाए मंडी को सुप्रिटेंडेंट ऑफ द मार्केट को रखा था, और वहीं पर वो प्राइस कंट्रोल या मार्केट के रेगुलेशन को देखता था। तो ये क्या है?
गलत है। यानी सही क्या है, सही है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। 28वां का फर्स्ट और सेकंड यानी 28 का ए सही है। आंसर क्या होगा, ए। क्लियर, ये सही है। क्लियर कि वजीर हेड ऑफ द दीवाने, ये वजारत का हेड होता था। और दीवाने अर्ज आपको यहां पर ये भी बता दें कि मिलिट्री डिपार्टमेंट कौन बनाया था, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाने वाला कौन है, तो बलबन। बलबन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री फ्रॉम द दीवाने वजारत। तो पहले क्या होता ना कि दीवाने वजारत के अंतर्गत ही मिलिट्री डिपार्टमेंट भी था, लेकिन बलबन ने क्या किया कि मिलिट्री डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट ही बनाया, उसे कहते हैं दीवाने अर्ज। और इसका जो हेड होगा उसे कहेंगे आरिजे ममालिक। क्लियर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। क्लियर, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द दाग एंड हुलिया, चेहरा, इसे कहते हैं चेहरा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है कि अलाउद्दीन ने मिलिट्री एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया था, दाग और चेहरा प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था, दाग और चेहरा प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, देखिए इनकरेक्ट, याद रखिएगा, ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। क्लियर, और इनकरेक्ट, मोहम्मद बिन तुगलक अबॉलिश द दाग और सिस्टम बट कंटिन्यू द, ये गलत है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक री इंट्रोड्यूस द दाग और हुलिया सिस्टम आफ्टर इट्स अबॉलिशन, ये भी गलत है। यानी सही आंसर क्या है, 2 और 3, ठीक है। तो 29th का आंसर क्या होगा, बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। दीवाने मुस्तक राज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू एरियर्स। यानी दीवाने मुस्तक राज क्या था, कार्य बकाया राजस्व वसूली करना था, कलेक्ट। दीवाने मुस्तक राज जो डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कि बहुत सारा फाइनेंशियल जो अनियमितता था उसको समाप्त करने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था, दीवाने मुस्तक राज। तो ये सही है। दीवाने वकूफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, गलत। दीवाने वकूफ नामक जो डिपार्टमेंट था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और दीवाने वकूफ एक तरह से व्यय के लेखा जोखा रखने के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए अकाउंटिंग करने के लिए दीवाने वकूफ नामक जो डिपार्टमेंट था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एस्टैब्लिश किया था। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि दीवाने अमीर कोही वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल करेक्ट, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवाने अमीर कोही विभाग यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी। कहने का मतलब है कि आपका दीवाने मुस्तकराज ये और 3, ये दोनों क्या है, करेक्ट, यानी 1 and 3 यानी सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द उलेमास ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, कि उलेमा के बारे में, दिल्ली सल्तनत में उलेमा के बारे में आप कथनों पर विचार करिए। तो उलेमा क्या होते थे, the ulemas played a significant role in the judicial administration. पहला, they were responsible for issuing fatwas and acted as a socio-moral censors. और third, the ulemas were native to India and had no foreign influence. गलत, ये इंडियन नेटिव के नहीं थे, ये गलत है, ठीक है। रेस्ट दोनों आपके सही है, ठीक है। 1 and 2 आर करेक्ट। जो अब क्या पूछ रहा है, आर करेक्ट, तो करेक्ट में क्या है, 1 and 2 करेक्ट है, यानी आंसर होगा इसका ए, ठीक है। 31 का ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हुसैन शाह सरकी। देखिए हुसैन शाह सरकी, ये सरकी डायनेस्टी कहां पे है, पहला चीज जान लीजिए, जौनपुर में। क्लियर, अब इनकी बात सुनते हैं। ही कंट्रीब्यूटेड टू द, इनकरेक्ट पूछ रहा है,
he contributed to the development of the ख्याल style in Hindustan classical music. पहला, he composed various rag including Jaunpuri, Basant and Hussaini. After his death, the Sarki dynasty became more powerful. Sikandar Lodi annexed Jaunpuri into the Delhi Sultanate during his rule. ठीक है, इसमें पूछा कि इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट क्या होगा, ये होगा कि आफ्टर हिज डेथ द सर्की डायनेस्टी बिकेम मोर पावरफुल। नहीं भैया, उसके मृत्यु के बाद सर्की डायनेस्टी क्या हो गए, समाप्त हो जाता है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने क्या कर दिया, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मर्ज कर लिया। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट क्या है, सी है, यानी 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी है। इसका आंसर क्या है, सी है। उसने एक्चुअली हुसैन शाह सर्की जो था उसका उपनेम जो था, इसका अगर हम कहें उपनाम, तो नाम उपनाम था गंधर्व। गंधर्व, और गंधर्व क्या होता है, म्यूजिक से संबंधित होता है। उपनाम इसका था गंधर्व, और इसने बहुत सारे ख्याल वगैरह में, म्यूजिक में बड़ा ही कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो इनकरेक्ट है, आफ्टर हिज डेथ द सर्की डायनेस्टी बिकेम द मोर पावरफुल, गलत। ठीक है, और ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूल ऑफ अफगान रूलर्स ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। यानी अफगान शासकों का एक करेक्ट क्या करता है, एक क्रम पूछ रहा है। तो करेक्ट क्रम क्या होगा, पहले होगा, पहला था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। सेकंड कौन होंगे, सिकंदर लोदी, एंड थर्ड होगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, यही बहलोल लोदी संस्थापक है फर्स्ट अफगान रूल का, डायनेस्टी का। सेकंड सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। अब देख लीजिए कौन है इसमें सही, तो बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह लोदी, इब्राहिम लोदी। करेक्ट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द होयसला किंगडम ऑफ द साउथ। तो कौन है, देवगिरी है। तो आप जानते हैं राम जो देवगिरी दौलताबाद है, तो ये तो है नहीं। वारांगल, मदुरा, मदुरा उधर नीचे है। द्वार समुद्र है कि होयसल किंगडम का इसका आंसर है द्वार समुद्र। ठीक है, बी आंसर है। नेक्स्ट बहुत आगे बढ़ते हैं। हाउ डज माधवाचार्य दैवत फिलॉसफी डिफर फ्रॉम शंकराचार्य अद्वैत फिलॉसफी। कि माधवाचार्य के द्वैतवाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद में मुख्य अंतर क्या है। तो पहला, माधवाचार्य ने जीव और ब्रह्म को एक ही माना, जबकि शंकराचार्य ने उनके भेद को स्वीकार किया। माधवाचार्य ने संसार को वास्तविक माना, और जबकि शंकराचार्य ने इसे माया कहा। अब यही अंतर है कि माधवाचार्य ने संसार को क्या मानते हैं, रियल मानते हैं, जबकि शंकराचार्य क्या कहते हैं, जगत मिथ्या, यानी जगत क्या है, माया है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का, तो होगा बी। माधवाचार्य संसार को वास्तविक मानते हैं, जबकि शंकराचार्य इसे माया इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि जगत मिथ्या कहते हैं शंकराचार्य। ठीक है, तो यही आपका आंसर करेक्ट बी है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। करेक्ट बात है। नरसिंह सालू ने क्या किया, संगम वंश का अंत किया। इसे कहते हैं फर्स्ट बला पहाड़। क्या कहते हैं, फर्स्ट बला पहाड़। ठीक है, तो सलू वंश का उन्होंने स्थापना किया, किसने, नरसिंह सालू ने। उसके बाद वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। इसे कहते हैं सेकेंड बला पहाड़। ठीक है, सेकेंड बला पहाड़। और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। बिल्कुल, तुलुव वंश। क्या हुआ कि वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, और कौन सा वंश एस्टैब्लिश किया, तुलुवा वंश। और तुलुवा वंश में ही कृष्णदेवराय आते हैं, और कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके सौतेले भाई अच्युत देवराय थे। यानी कहने का मतलब है कि ये सारे जो स्टेटमेंट हैं, सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एंड 36 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये सही है।
इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट बला पहाड़ क्या है, सेकेंड बला पहाड़ क्या है। तो बला पहाड़ मतलब कि बलपूर्वक गद्दी को छीन लेना। तो फर्स्ट बला पहाड़ ये है कि जब संगम वंश का अंत करके नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना किया और वही अंतिम सालू शासक हुए, हत्या करके वीर नरसिंह ने तुलुआ वंश की स्थापना किया, उसे सेकेंड बला पहाड़ कहते हैं। और तुलुआ वंश में ही कृष्णदेवराय और उन कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके सौतेले भाई अच्युतदेव राय आते हैं। क्लियर? तो आंसर कौन सही है? 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? जो सही क्रम में कौन क्या है? मैच है। तो देखिए, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्तकराज, अभी आपको बताया था कि दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है। दीवाने अमीर कोही अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। और दीवाने आरिज मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि बलबन ने एस्टेब्लिश किया। तो करेक्ट कौन सा है? ये है करेक्ट। दीवाने बंदगान किसने एस्टेब्लिश किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान है, फिर से दारुल सफा है, तमाम चीजें, बहुत बड़ा ही बड़ा निर्माता था इसने। तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान यानी गुलामों के लिए एक अलग से क्या किया था? विभाग स्थापित किया था। और आप जान के आश्चर्य होगा कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में 1,80,000 स्लेव्स थे, गुलाम थे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किया था अलाउद्दीन। इसमें बलबन है, गलत है। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक कृषि डिपार्टमेंट ने, तो ये गलत है। और दीवाने आरिज बलबन ने किया था, मोहम्मद तुगलक नहीं किया था। ठीक है। तो इस तरह दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, आंसर इसका ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां, अरेंज द फॉलोइंग विजयनगर रूलर अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। देवराय फर्स्ट संगम रूलर है। ठीक है, ये है संगम रूलर, ये है तुलुआ वंश के। फिर से ये दोनों लोग क्या हैं? ये भी हैं संगम। तो देखिए, पहले देवराय फर्स्ट, सेकंड रामचंद्र, थर्ड मल्लिकार्जुन और फोर्थ ये कृष्णदेवराय, यानी 1/4 3 2 1/4 3 2 ये आंसर ये सही है। ये आंसर इसका क्या है? ये सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द मुगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मुगल रूलर्स एक्चुअली बिलोंग टू द चगताई ब्रांच ऑफ द टर्क्स। करेक्ट है, चगताई रूलर थे, ये भी करेक्ट, ये करेक्ट है कि मुगल शासक वास्तव में तुर्गों की चगताई शासक से संबंधित थे, शाखा से संबंधित। दिस ब्रांच वाज नेम्ड आफ्टर द सेकेंड सन ऑफ द फेमस मंगोल लीडर चंगेज खान, ये भी करेक्ट है। ठीक। थर्ड, बाबर्स आर्मी वाज स्मॉलर इन नंबर देन द लोधी आर्मी, बिल्कुल करेक्ट है। बाबर की सेना 10,000 की थी, इब्राहिम लोधी की सेना 1 लाख थी, फिर भी बाबर ने क्या किया? पराजित कर दिया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोधी की जो सेना थी वो क्लैन बेस्ड थी, कुल आधारित थी, अलग अलग लोगों की सेना थी जब, और उस पर कमांड अलग अलग इक्तादारों की होती थी। तो लोधी की सेना क्या थी? अलग अलग लोगों के द्वारा कमांड हो रही थी, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरी चीज थी कि लोधी की सेना में जो सबसे उनका ताकतवर वेपन्स था वो हाथी थी, जबकि वही हाथी उनके लिए अभिशाप बन गई, क्योंकि बाबर ये जानता था कि हाथी उनका सबसे बड़ा क्या है? वेपन्स है, और हाथियों को डिस्टर्ब करने के लिए उसने तोप और नगाड़े का सहारा लिया। हाथी डिस्टर्ब हुए और अपने ही सेना को कुचल कर मार दिए। तो क्या होता है कि बाबर्स आर्मी वाज स्मॉलर इन नंबर देन द लोधी आर्मीज एट ही वोन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ड्यू टू एफिशिएंट मिलिट्री पॉलिसी। करेक्ट, यानी इसे कहें कि तीनों सही है। 39 का क्या है? ए सही है, ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। आंसर होगा ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
statement. In Akbar's time, Mansabdar had to maintain 20 horses for every 10 cavalryman. बिल्कुल सही है कि जो मनसबदार होते थे तो उनमें अगर 10 घुड़सवार हैं तो 2 घोड़ों को हमेशा रखते थे। क्यों? क्यों जब युद्ध करते करते एक घोड़ा थक जाए तो दूसरे घोड़े का यूज करते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है कि मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन, तो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब हॉर्सेज हैड टू बी रेस्टेड ड्यूरिंग द जर्नीज आर दे हैड टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द वॉर्स, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए क्या आंसर सही होगा? ये सही होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? तो इसमें ये सही है कि जितने घुड़सवार होते थे वो 2 घोड़े रखते थे। क्यों रखते थे भाई? कि या तो यात्रा हो तब वो थक जाए। भाई इसका मतलब है घोड़े के ऊपर बैठ के चलते थे ना, एक फ्री घोड़ा चलता था तो घोड़े के ऊपर बैठ चलोगे तो घोड़ा थक ही जाएगा ना, तो उसको बदल देते थे। ठीक है, इसलिए रख रहे। या वॉर टाइम में मान लीजिए घायल हो गया घोड़ा या थक गया घोड़ा तो बदल के दूसरे घोड़े को यूज करते थे। तो ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द शेर शाह। शेर शाह के बारे में आप विचार करिए। तो शेर शाह क्या था? पहला है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि चौसा के युद्ध कब होता है? 29 जून 1539। चौसा कहां पे है? बिहार, बक्सर के पास है। तो चौसा में युद्ध होता है, ये सही है बिल्कुल। और दूसरा, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये के विनिमय दर एक्सचेंज रेट 48:1 नहीं था बल्कि 64:1 था। ये करेक्ट है। यानी ये क्या है? दूसरा गलत स्टेटमेंट है, ये सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है, और देखिए चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित कर दिया, देखिए तकनीक से पराजित किया। 29 जून 1539 को शेर शाह अटैक करता है, वो भी रात में। किस पर? हुमायूं पर। और हुमायूं को कहां बैठाया था? हुमायूं को अगर देखिएगा तो यहां पर रणनीति की विजय हुई। हुमायूं बैठा था गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में बैठा था और शेर शाह वेट कर रहा था, क्योंकि शेर शाह को भारत के जलवायु के बारे में पता था। वो जानता था कि यहाँ जून में क्या होगी? बारिश होगी और नदियां उफान पर आएंगी। तो हुमायूं अपना डेरा, अपना कैंप यहां लगाया था, यानी गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में दोआब में अपना कैंप लगाया था। और शेर शाह अपनी सेना लेकर यहां बैठा। और जैसे ही जून आया, नदियां उफान आई, नदियों में फ्लड आया, शेर शाह ने रात में अटैक कर दिया और हुमायूं की सेना पराजित हुई। हुमायूं गंगा नदी में जंप करके और तब अपनी जान बचाई। ठीक है, और यही चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित कर दिया, तो चूंकि इससे पहले शेर खां था, शेर खां से पहले फरीद था। शेर शाह का वास्तविक नेम क्या है? फरीद है। फरीद को बाद उसको बहार खान लोधी ने क्या कर दिया था? बहार खान लोधी ने उसकी ब्रेवरी, उसकी वीरता को देखते उसे शेर खान की उपाधि दी थी। और चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित करता है तो शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण करता है। और बिहार और बंगाल का एक स्वामित्व, एक तरह से कहते हैं एक तरफा राजा बन जाता है। कहां का? बिहार और बंगाल का। और फिर उसकी गतिविधि तेज बढ़ती है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर 48:1 है। नहीं, गलत है, 64:1 है। ठीक है। तीसरा, शेर शाह ने वर्ष 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। ये भी कथन सही है। तो यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। तो 41 के जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ राजपूताना डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर सॉवरेनिटी? ठीक है, बिल्कुल इसमें कौन सा है? इसमें मारवाड़ है। इसका आंसर है मारवाड़। आगे बढ़ते हैं। अंडर द अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी।
मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, ये अलग अलग लोग थे, तो आंसर क्या होगा? बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? अबुल फजल ऑथर्ड अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अबुल फजल क्या था? अबुल फजल ऑथर्ड अकबरनामा एंड आईने अकबरी। सेकेंड, अब्दुल रहीम खान खाना ट्रांसलेटेड द लीलावती ट्रीटाइज इनटू द पर्शियन। अब्दुल खाना ने संस्कृत में लीलावती ग्रंथ का अनुवाद किया था। मीर मियां तानसेन इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशिंग ग्वालियर घराना। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है कि यहाँ संस्कृत लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है पर्शियन, तो अगर पर्शियन के हिसाब से ले जाएंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन संस्कृत के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो इसमें जो 44वां क्वेश्चन है इसको ऐसे रखिए, और इसमें सही आंसर है अबुल फजल और मियां तानसेन, ये दोनों करेक्ट है। यहाँ संस्कृत है, यहाँ पर्शियन है, दोनों में कंफ्लिक्ट है, इसको छोड़ दीजिए। क्लियर? और आंसर कौन सा सही होगा? 1 और 3, अगर संस्कृत के हिसाब से लेके चलते हैं। ठीक है, 1 और 3 आंसर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अकबर्स नौरतन। ठीक है, तो फैजी बिल्कुल थे नौरतनों में, बिरबल बिल्कुल थे, फिर से मुल्ला दो पियाजा बिल्कुल नौरतन में थे। जो मीर सैयद अली हैं ये बेसिकली क्या है? ये मिनिएचर पेंटर है। क्या है? मिनिएचर पेंटर। जो छोटे छोटे चित्र होते थे उनके चित्रकारी के लिए मीर सैयद अली थे ये अकबर के शासनकाल में, तो ये मिनिएचर पेंटर है। क्लियर? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अकबर्स नौरतन, तो मीर सैयद अली वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अकबर्स नौरत्ना। ठीक है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अबुल फजल रिलीजियस मिनिस्टर, राजा मान सिंह चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ अकबर्स आर्मी, करेक्ट है। फैजी पर्शियन पोएट एंड स्कॉलर्स, मुल्ला दो पियाजा फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन क्या है इसमें? क्या था? करेक्टली मैच्ड। जो करेक्टली मैच कौन है? रिलीजियस मिनिस्टर नहीं थे अबुल फजल, गलत है। राजा मान सिंह जो थे चीफ ऑफ द, करेक्ट आंसर है। फैजी पर्शियन पोएट थे, बिल्कुल सही है। ये फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल थे, ये नहीं थे, तो यानी ये दोनों गलत हैं, 2 और 3, तो यानी आंसर ये होगा इसका। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? राजा टोडरमल थे, ये अबुल फजल रिलीजियस मिनिस्टर नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ शाहजहां बल्क कैंपेन वाज, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, और मुगल साम्राज्य का विस्तार उप महाद्वीप से आगे तक करना। ठीक है, लेकिन अभियान का उद्देश्य था कि काबुल सीमा, ठीक है, कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, जिससे क्या हो जाएगा कि अगर वहां पर कोई मित्र शासक होगा तो कभी भी मिडिल ईस्ट से अगर कोई अटैक हो रहा है तो क्या होगा? ये चूंकि मित्र राष्ट्र होगा तो युद्ध कहां होंगे? बल्ख और बदख्शां में से बफर स्टेट के रूप में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है इसको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, टू whom did औरंगजेब कन्फर द टाइटल ऑफ साहिबाते उज्जमानी? साहिबाते उज्जमानी औरंगजेब ने जहां आरा को दिया। किसको दिया था? जहां आरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट दैट। अब देखिए करेक्ट आंसर खोजना है, कौन सा मैच जो करेक्ट है। तो ये जो लिखा है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये था 1576 में, यानी ये गलत हुआ। 16 नादिर शाह नहीं, नादिर शाह 1739 में अटैक किया था। ठीक है, नादिर शाह अब्दाली। 1680 में डेथ ऑफ शिवाजी, ये करेक्ट मैच है। और 17 में ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी मैच नहीं है, क्योंकि चार्टर एक्ट 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 में हुआ था। 1739 में नादिर शाह अब्दाली बैटल ऑफ करनाल करता है,
तो बैटल ऑफ करनाल 1739 में होता है, लेकिन ये गलत मैच है। अब 1680 में डेथ ऑफ शिवाजी, ये करेक्ट है। और 1739 ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, 1600 में होता है। अकबर सक्सेशन, ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। ठीक है, तो 49 का क्या होगा? 49 का सी होगा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर इसको सुमेलित करना हो तो इस तरह सुमेलित कर सकते हैं आप। अगर इसको सुमेलित करना हो तो सुमेलित इस तरह कर सकते हैं, इस तरह। तो अगर देखिए अब सुमेलित करना हो तो कैसे करेंगे कि 1556 में अकबर यानी ए का फिफ्थ, ठीक है, 1600 ये है ये, यानी बी का फोर्थ, 1680 डेथ ऑफ शिवाजी यानी सी का थर्ड, और डी का ये यानी डी का होगा आपका 2। तो ये सुमेलित करने का हो जाएगा। अब हालांकि सुमेलित करने का चार्ट नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मेन करेक्ट था उसका। ठीक है, अगर सुमेलित किया जाए तो 1556 में अकबर का एक्सेशन होता है, 1600 में चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट मिलता है, 1680 में शिवाजी की डेथ होती है, और 1739 में नादिर शाह का वो होता है, युद्ध होता है, जिसे बैटल ऑफ करनाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Arrange the following in chronological order and find the correct answer using the code given below. अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी। देखिए पद्मिनी जो है वो कौन है? ये है अलाउद्दीन के समय थी। ठीक है, वो अलाउद्दीन का देखते हैं। दूसरा, अगर हम दुर्गावती की बात करें तो ये हुमायूं के समय थी। अहिल्याबाई होलकर, ये आप आ जाएंगी कब? तो ये लगभग आ जाएंगी 1791 के आसपास आ जाएंगी। ठीक है, और ताराबाई शिवाजी से संबंधित थी। ठीक है, तो इस तरह अगर आप कोड देखेंगे तो कोड होगा आपका अलाउद्दीन पहले आएगा, फिर हुमायूं आएगा, तो यानी 50 का बी, 50 का बी पद्मिनी अलाउद्दीन, फिर दुर्गावती हुमायूं, फिर 4 ताराबाई शिवाजी, और नेक्स्ट ये अहिल्याबाई, यानी 3 2, फिर से 3 2 4 ताराबाई, फिर 1, ये आंसर है। ठीक है, ये आपका रहा करेक्ट आंसर इसका बी। तो इस तरह आपने देखा 50 क्वेश्चनों का एक पीवाईक्यू, जिसमें पीवाईक्यू के अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको हमने डील किया, और ये आपके निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सो इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद, थैंक यू।